हेलो प्यारे साथियों, हम आज 10th क्लास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के करने वाले हैं। इसमें हमने कल एक वीडियो डाली थी, उससे आगे का जो ऑप्शन है वो करेंगे। पीछे आप इस चैनल पर उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या चल रहा था कि एक ग्रीन लेयर, एक भाई हरे रंग की लेयर है, परत है, डिपॉजिट ऑन कॉपर when it is exposed open in the air it cause is। भाई एक ग्रीन हरे रंग की परत कॉपर के ऊपर, किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर हो जाए वो एयर के अंदर, तो वो किसके कारण होती है? तो जो परत बनती है वो कॉपर कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट की परत होती है। जैसे कि लोहे के ऊपर होती है परत आयरन ऑक्साइड, इसी प्रकार तांबे के ऊपर, कॉपर के ऊपर जो परत होती है वो कॉपर कार्बोनेट की बनती है, जिससे कॉपर खराब हो जाता है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट अंडर कैरोसिन। भाई इनमें से कौन सी जो मेटल है वो कैरोसिन के अंडर रखी जाती है? कैरोसिन जो मिट्टी का तेल बोलते हो आप, उसके अंदर रखना पड़ता है। वो कौन सी मेटल है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। हाँ, ये सभी की सभी जो हैं किसके अंदर रखी जाती है? कैरोसिन तेल में। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और जब ये हवा में रिएक्शन करके ये खराब हो सकती हैं, एक्सपोज हो सकती हैं या जलना शुरू भी कर सकती हैं। इसीलिए कैरोसिन में रखते हैं ताकि हवा इसके अंदर प्रवेश ना कर सके। उसके बाद अगला है चैप्टर 4, चैप्टर वाइज है ये क्वेश्चन। आप इस चैनल पर जाकर जो पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं। बड़े ध्यान से अच्छे से करवाई हुई है और बाकी जो भी क्वेश्चन हैं आपको इस चैनल पर डेली अभी मिलते रहेंगे जब तक एग्जाम ना हो जाए। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको पता चलता रहे कि वीडियो कब आई है। और बड़े ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। हिंदी मीडियम में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी। पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ, फिर बाद में हिंदी में आएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो चैप्टर 4 है आपका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6, यानी कि इथेन को क्या बोलते हैं? C2H6। इसके अंदर क्या बताना है भाई कि 6 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, 7 हैं या 8 हैं या 9 हैं। देखो कैसे, देखते हैं भाई। कार्बन और कार्बन, और यहां पर क्या है? 6 हाइड्रोजन है, 3 इधर होते हैं और भाई 3 इधर होते हैं। एक बार फिर दोबारा देखते हैं थोड़ा सा। कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक नीचे। इसी तरह इसके साथ होते हैं भाई, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब देखते हैं बॉन्ड, देखते गिनते भाई। 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 बॉन्ड होते हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 7 इसमें कोवैलेंट बॉन्ड हैं। 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। उसमें अगला है ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। ब्यूटेनॉन जो है, ब्यूटेनॉन, उसके अंदर 4 कार्बन कंपाउंड है विद द फंक्शनल ग्रुप। उसके अंदर कौन सा कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है? ब्यूटेनॉन। क्या बनेगा भाई? देखो सी, ब्यूटेनॉन है तो कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? और कीटोन में क्या लगता है? सी, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। चाहे इस तरह से आ जाओ, चाहे इस तरह से आ जाओ, चाहे इस तरह से आ जाओ, यानी कि इसमें एक डबल बॉन्ड कार्बन का ऑक्सीजन का होगा कार्बन के साथ। और ब्यूटेनॉन है तो 4 होते हैं भाई, और 2 बॉन्ड उठ जाएंगे। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से होता है। तो C4, 4 दूनी 8 और 2 10, ये ब्यूटेन है। और ब्यूटेनॉन बनाना है तो 2 हाइड्रोजन हटा दो और 1 ऑक्सीजन जोड़ दो, यानी कि C क्या हो जाएगा? 4 H8 और O। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, या इस तरह से लिख सकते हैं C3COH8, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपने बताना है इसमें ग्रुप कौन सा है। ग्रुप है कीटोन ग्रुप भाई। कीटोन ग्रुप में क्या अगर है तो उसमें ऑन लगता है, लास्ट में क्या लगता है? ऑन। और जिसके आगे लास्ट में ऑन लगा हो उसे क्या बोलते हैं? कीटोन ग्रुप। लगा हुआ देखो जिसमें ONE, जैसे ब्यूटेनॉन,
इसमें भी क्या लगा है ONE। इस प्रकार अगर इस तरह से कोई भी जिसके आगे भी क्या लगा हो ONE लगा हो और आपसे ग्रुप पूछ ले तो वो कीटोन ग्रुप होगा। उसके बाद अगला है व्हाइल कुकिंग, जब आप खाना पका रहे हैं, इफ द बॉटम ऑफ वेसल, जो वेसल है आपका बर्तन है, उसकी जो तली है गेटिंग ब्लैकेंड, वो काली हो जाती है, ऑन द आउटसाइड, बाहर से, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है भाई, जैसे भाई आपके कोई भी बर्तन है और खाना पका रहे हैं, जैसे मान लो ये बर्तन है और यहाँ पे खाना पकाया लकड़ी से, तो ये जो बाहर है ना यहाँ काला हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोई भी बर्तन काला कब होता है? जब उसमें धुआं निकले, और धुआं क्या होता है? वो अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं, बिना जले हुए पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न्ड पार्टिकल्स। तो अगर फ्यूल अच्छे से ना जले तो क्या होगा? वो काला हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा भाई आपका? बी ऑप्शन, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। जो फ्यूल है वो अच्छी तरह से नहीं जल रहा। अगर पूरी तरह से जलता तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि बनती, और ये गैस है ये तो उड़ जाती, लेकिन पूरी तरह से ना जलेगा तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो पूरी तरह से जले नहीं है, तो वो बर्तन से चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो बर्तन काला दिखाई देता है। अगला है द एलोट्रोफ ऑफ कार्बन विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एलोट्रोफ क्या होता है भाई? एलोट्रोफ क्या होता है? जिसके अंदर केवल कार्बन हो, जैसे डायमंड है वो भी है, ग्रेफाइट भी है, ये दोनों ही क्या है? एलोट्रोफ है। लेकिन क्या बताना आपको? गुड कंडक्टर। जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है, लेकिन डायमंड गुड कंडक्टर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रोफ है जो कि गुड कंडक्टर है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा? एडिशन क्या होता है भाई? जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए भाई? हाइड्रोजन जुड़ जाए, उसे क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। और हाइड्रोजन कब जुड़ेगा? जब उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन हट ही नहीं सकता, बॉन्ड हटा करके ही हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अब देखते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं जिसमें क्या लगा हो? ईन लगा हो या आइन लगा हो, तो उसके अंदर एडिशन रिएक्शन हो सकता है, लेकिन एन वाले में एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। देखते हैं, पहला क्या है? C2H2, ये क्या भाई? मिथाइन। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइन। तो इसमें क्या है? आइन है, तो इसमें भी एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता, बताया था। इन, एन, आइन तो नहीं हो सकता ना बताना, तो इसमें तो हो सकता है, हमें बताना कौन सा है? नहीं वाला। चलो, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगला C2H4, तो ये क्या भाई? सॉरी भाई, इथाइन नहीं है, हाँ इथाइन। ये क्या है? इथाइन। और ये क्या है? C2H4, ये क्या है? इथीन। तो इसमें इन है। ये क्या है? C3H6, तो ये क्या है? प्रोपीन। तो ये भी इन वाला है। अगला कौन सा है? C2H6, ये क्या है? इथेन। तो ये एन वाला है, और एन में एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। तो आपका आंसर ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड। ये भी दोबारा आ गया भाई, दोबारा से है। देखो इसमें क्या है? ऑन लगा हुआ है, तो ऑन लगा हुआ तो इसको कीटोन ग्रुप कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन C2H5Br, क्या बोलेंगे इसको? ब्रोमोइथेन। क्या बोलेंगे? ब्रोमोइथेन। अब सीधी सी बात है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड ढूंढने तो इसका बॉन्ड बना लो, अपने आप आ जाएगा। बना के देखते हैं। C2 कार्बन और कार्बन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, और 5 हाइड्रोजन, 3 तो यहाँ है, 1, 2 और 3, और 2 यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब बॉन्ड गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने बॉन्ड है भाई? 7 बॉन्ड है। तो इस प्रकार आपको गिन के पता लगा लेना है, उसका स्ट्रक्चर बना करके। तो आपका आंसर क्या हो गया? 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल। प्रोपेनल नाम से लग रहा है अल, जिसके अंदर एल हो, क्या लगा हो? एल। देखो पहले बताया था, जिसके अंदर ONE लगा हो तो उसको बोलते कीटोन, और जिसके अंदर क्या लगा हो?
Al, तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या लगा हो? लास्ट में अल लगा हो। चलो बहुत बढ़िया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देखो सैचुरेटेड क्या होता है? जो एन वाले हैं, जिसके लास्ट में क्या लगा हो? एन, वो तो सैचुरेटेड है। और जिसके आगे इन या आइन लगा हो वो क्या है? अनसैचुरेटेड। EYNE, सॉरी, EYN, आइन, वो सॉरी वाई ब्यूटाइन, YNE, क्या लगा हो? YNE, आइन लगा हो। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच, वो तो अनसैचुरेटेड होते हैं। और जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो वो क्या होता है? सैचुरेटेड। तो देखते हैं भाई इसमें C2H2, तो यहां पर क्या है? C2 इथाइन, तो ये क्या है? इथाइन। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड। हमने बताना कौन सा? सैचुरेटेड वाला। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। उसके बाद अगला है C2H4, तो ये क्या है? इथीन, तो ये भी नहीं है, ईन आ गया। ये क्या है? मीथेन। हाँ, एन वाला। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसके अंदर केवल क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड हो उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। और अगला देख लो, ये क्या है भाई? हेक्साइन। क्या है ये? हेक्साइन, नहीं सॉरी, साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो है, ये नहीं है भाई। तो इसमें क्या आ गया आपका आंसर? मीथेन। ये क्या है? सॉरी, बेंजीन है भाई, गलत बोल गया मैं। बताने में कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं तो उसमें बीच में एक आधी गलती हो ही जाती है। ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन रिंग होता है, जैसे कि भाई कार्बन 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 और कार्बन, सॉरी 5 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, और एक के बीच में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह से बॉन्ड होते हैं। तो इनके बीच में देखो डबल बॉन्ड आ गए, तो ये क्या है? बेंजीन रिंग है। और बेंजीन भी क्या होता है? डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड है। हमें सैचुरेटेड वाला बताना है, तो सैचुरेटेड कौन सा हो गया? मीथेन। उसके बाद अगला, विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड। तो विनेगर के अंदर क्या पाया जाता है? बार बार आया भाई, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर के अंदर। विनेगर के अंदर जो सिरका बोलते हैं, आपने खाया होगा चाउमीन वगैरह में, या खट्टा खट्टा पदार्थ होता है। उसके बाद अगला है, विच टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक मानी जहरीला, सब्सटेंस इज एडेड टू इथेनॉल। भाई इथेनॉल आपने देखी होगी, सुनी होगी खूब। ये शराब जो होती है उसके अंदर इथेनॉल होती है, और उसके अंदर एक जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है ताकि लोग उसको पी ना सकें। अगर इथेनॉल प्रयोगशाला में अगर डाल दें तो लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो उसके अंदर एक जहरीला पदार्थ डाला जाता है जिसके कारण लोग उसका मिसयूज नहीं कर सकते। तो वो कौन सा होता है? मिथेनॉल। मिथेनॉल जो है एक जहरीला पदार्थ है, वो इथेनॉल में डाल देंगे तो वो शराब जहरीली हो जाएगी। उसके बाद अगला है, अलोंग द फॉलोइंग विच इज यूज इन मेकिंग परफ्यूम। भाई परफ्यूम बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो वो क्या जाता है भाई? ईस्टर का। ईस्टर होता है कार्बन कंपाउंड होता है। ईस्टर एक सुगंधित पदार्थ होता है जो परफ्यूम के अंदर डाला जाता है, सेंट जिसको बोलते हो आप। उसके बाद अगला है, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देखो पहले सैचुरेटेड बताया था, अब अनसैचुरेटेड बताना है। अनसैचुरेटेड जैसे इन और आइन वाला, एन वाला नहीं होता। तो देखो C2H6, तो ये क्या है? इथेन, तो ये नहीं है अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड है। ये क्या है? C2H4, ये क्या है? इथीन। C2 2 दूनी 4, इथीन है। ये क्या है? इथीन। और इथीन क्या है? इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो ये अनसैचुरेटेड है। उसके बाद अगला है, द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो CNG बोलते हो ना आप, CNG, उसके अंदर जो मेन चीज होती है वो क्या होती है? मीथेन होती है भाई। CH4 कार्बन कंपाउंड होता है CNG के अंदर या गोबर गैस के अंदर। उसके बाद अगला है, द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखो बेंजीन का बताया था C6H6, और साइक्लोहेक्सेन का क्या होता है? C6H12, सॉरी H10, 6 दूनी 12, 12 सॉरी। वैसे हेक्सेन का क्या होता है? C6H14, लेकिन साइक्लोहेक्सेन का कितना होता है? C6H12। फिर दोबारा से देख लो, C6H12
इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। जैसे साइक्लो का मतलब होता है भाई चक्कर घुमा करके 6 ऐसे लगा दें और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड रख दें और यहाँ पर क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें 2-2, तो 2-2 6 दूनी 12। तो इस प्रकार आपका आंसर ये हो गया। देखो लो इसमें भी लिख रखा है मैंने C6H12। ये मैंने बड़े ध्यान से निकाले हैं भाई, बड़ी मेहनत लगी है, तो इसको आप जरूर से जरूर लाइक करना। अगला, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज। इथाइन आइन आ जाए तो उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। जैसे बोला फॉर्मूला भी होता है भाई CnH2n+2, तो ये तो बोलते हैं इथेन का ना, सॉरी एन वाला। और CnH2n अगर 2 हटा दे तो क्या हो जाएगा, इन। और अगर -2 कर दे तो आइन, तो क्या हो जाएगा, आइन। तो हमें बताना आइन, तो -2 होगा। तो क्या है, इथाइन। इथाइन में कितने कार्बन होते हैं, एन की मतलब संख्या, और ईथ आ जाए ना तो 2 कार्बन होते हैं भाई, C2H2 गुणा एन का मतलब फिर 2 और -2। अगर ये तो आ गया, ये सही है तो ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C2 2 दूनी 4 में से 2 गया तो H2, तो इथाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2। इस प्रकार फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये। अगर सोल्व करके करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी अगर समझ में ना आए तो फिर दोबारा बता देना भाई, पूरी तरह से मदद करूंगा आपकी इस दौरान। ये अभी 3 या 4 दिन बचे हैं आपके। अगला है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। नाम से ही बताया भाई, एल्डिहाइड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है भाई, C और एक तो डबल बॉन्ड O होता है भाई, और क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में H लगा होता है, एल्डिहाइड। तो आप यहां देख सकते हैं आपका आंसर C डबल बॉन्ड O और H। देखो ऑप्शन C। अगर एल्डिहाइड हो तो ये आएगा, सॉरी ये पूरा एल्डिहाइड में। और भी बता देता हूं अगर ऐसा आ जाए, ये देखो अल्कोहल ग्रुप में आएगा। ये किस में आएगा, हेलो ये सॉरी ये पूरा है भाई, CO, इसको बोलते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं भाई इसको। और ये क्या है, ये तो बताया एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद ये ग्रुप कौन सा है, ये भी अच्छा, ये D है, COOH। ये दोबारा दे दिया, COOH है ना, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके बाद अगला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। एन का फॉर्मूला बताया था भाई CnH2n+2। तो देखते हैं C में कितने, N का मतलब ईथ आ गया तो 2, H2 इंटू N का 2 प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा, C2 तो ये है ही, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि C2H6। ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, इथेन का है। तो आपका आंसर हो क्या हो गया, C2H6। अगला है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अभी बताया था भाई बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, C6H6 बेंजीन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे केमिकल्स में काम आता है। सफिक्स ऑफ कीटोन। कीटोन में कौन सी सफिक्स लगेगी, बताया था भी ONE। देखो OL अल्कोहल में लगती है, AL एल्डिहाइड में लगती है, ONE कीटोन में लगती है। इसी प्रकार और भी है, ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में लगती है। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनोन, ONE। देखो प्रोपेनोन कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप में क्या लगता है, C डबल बॉन्ड O। इस तरह से भी हो सकता है, या C डबल बॉन्ड O, इस तरह से भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O। यानी कि नीचे ऊपर कहीं भी हो, लेकिन क्या लगेगा, डबल बॉन्ड O लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप। देखते हैं इसमें कहाँ है भाई, तो ये रहा, देखो C डबल बॉन्ड O, इसके साथ कोई ना कोई हाइड्रोजन होगा, इधर ये दिखा रखा है, तो ये आपका कीटोन ग्रुप में लगेगा। परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर। भाई विनेगर के अंदर क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। देखो इथेनोइक एसिड तो इसका केमिकल नेम है, और एसिटिक एसिड इसके अंदर कॉमन नेम है। तो इस विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड 5 to 8% की, 5 से 8% की मात्रा विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड की होती है। उसके बाद अगला है पफिक्स इन एल्डिहाइड्स। जो पफिक्स लगती है, जो बाद में लगती है एल्डिहाइड, तो उसमें क्या लगता है, AL।
बार बार बताया। अगला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन, ये फिर दोबारा आ गया भाई, कीटोन में क्या आया, ये बार बार आ रहा है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला है भाई, थोड़ा सा बीच में दिक्कत आ जाती है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बड़ी वीडियो हो जाएगी, अगर आपको ये लगे कि भाई बड़ी ज़्यादा बन रही है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं छोटी बना दूंगा। लेकिन देखो अगर पूरा का पूरा करना है तो एक बार में आपको देखना पड़ेगा, और इसमें से जरूर से जरूर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन पक्का मिलेंगे या इससे संबंधित मिलेंगे, मैं समझा के करवा रहा हूँ। अगला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड आर कॉल्ड, भाई जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, देखो सिंगल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं अल्कीन, डबल बॉन्ड बोलते हैं अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं तो उसको बोलते हैं भाई एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो बता दिया भाई, अगर डबल बॉन्ड तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड तो एल्केन। तीन ही प्रकार के बॉन्ड होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा, एल्कीन। उसके बाद चैप्टर 5, 4 का चैप्टर पूरा हो गया, इंपॉर्टेंट था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अगला चैप्टर है। क्या पूछ रहा है कि विच एलिमेंट हैज ए टोटल ऑफ 3 सेल, भाई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर 3 तो सेल हैं, विद 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल को ही क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। तो कितने हैं भाई, फिर देखते हैं, 3 सेल। 3 सेल का मतलब एक सेल, दूसरी सेल और 3 सेल, और क्या है 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, 4 इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट में कितने, 4। तो हमें पता होना चाहिए पहले कितने आते हैं, 2, दूसरे में कितने आते हैं, 8, तो कितना हुए 2, 8 और 4, 2 और 8 10 और 4 14, 14 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा होता है, सिलिकॉन। कौन सा होता है भाई, सिलिकॉन, जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, सिलिकॉन। उसके बाद अगला है एलिमेंट एम। एम का मतलब भाई कोई एलिमेंट हमें नहीं बताया गया, फॉर्म से क्लोराइड, इससे संबंधित तो जरूर क्वेश्चन आता भाई, ऐसा ध्यान से देखना कि एक एम है वो क्लोराइड बना रहा है विद फॉर्मूला, यानी कि एक एम है यहाँ पर और Cl4 है, यहाँ एम की जगह कौन सा आएगा, तो भाई जिसकी वैलेंसी क्या हो, 4 हो, क्या हो 4, तो वो कौन सा है भाई, सिलिकॉन। सिलिकॉन देखो हमने बताया भी था, 2, 8 और 4, लास्ट में कितने हैं, 4 है। तो जो सिलिकॉन है वो क्या बनाएगा, SiCl4, तो एम की जगह सिलिकॉन आएगा। इसी प्रकार और देखो भाई 3 वाला बताना है, यानी कि MCl3, तो जिसकी वैलेंसी 3 हो ना वो बताना पड़ेगा। तो हमें देखते हैं, सिलिकॉन की तो भाई 4 थी, एल्यूमिनियम की 3 है, सोडियम की 1 है और मैग्नीशियम की 2 है, तो कौन सा आ जाएगा, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम AlCl3 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद अगला एलिमेंट एम, देखो ऐसा ही है, एलिमेंट एम और MCl, यानी कि एक वाला बताना था, अभी बताया था भाई, सिलिकॉन की कितनी बताई थी, 4, एल्यूमिनियम की 3 और सोडियम की कितनी है, 1। तो 1 मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 होता है वो। तो 1 वाला हो गया, तो 1 वाला क्या है, सोडियम, सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl, जो साधारण नमक होता है आपका। उसके बाद अगला है एलिमेंट एम फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी MCl2, यानी कि Cl2, अभी 2 वाला बताना है, तो 2 वाला कौन सा बताया था भाई, मैग्नीशियम, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम जो है वो इसमें आएगा। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ए टोटल 2 सेल, भाई एक एलिमेंट है जिसके अंदर क्या है, टोटल 2 तो सेल हैं, एंड द वैलेंस हैज 3 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, और 2 सेल बनाएंगे, 1 2, और 2 में लास्ट में कितनी है, 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2, तो कितना आ गया भाई, 2 और 3 कितने होते हैं, 5, और 5 पे क्या होता है, बोरोन, क्या होता है, बोरोन। ये याद करना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। तो बोरोन आ जाएगा जिसकी एटॉमिक नंबर 5 होता है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ए टोटल 3 सेल, देखो इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, 3 सेल है और वैलेंस सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोबारा आ गया भाई, दोबारा आ गया सिलिकॉन, जिसके अंदर
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई डबल नंबर होंगे, दुगने नंबर होंगे इन सेकंड सेल, दूसरी सेल में, यानी कि दूसरी सेल, एक सेल और दूसरी सेल, इसमें डबल होंगे। तो डबल क्या होंगे, पहली से, पहली में कितने होते हैं भाई 2, तो डबल कितने होते हैं, 2 दूनी 4। तो उस एलिमेंट का नाम बताओ। तो 4 और 2 6, और 6 पर कौन सा होता है, कार्बन। क्या होता है, कार्बन। तो आपका आंसर क्या हो गया, कार्बन। ये इस प्रकार से। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 2 सेल, वही आ गया, 2 सेल है भाई, बोथ आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, दोनों भरी हैं भाई, 2 सेल है, पहली सेल और दूसरी। पहले में पूरी भरते हैं तो कितनी आते हैं 2, और दूसरी में 2 पूरे भरते हैं तो कितने आते हैं 8। तो अब देखो भाई 2 और 8 कितने होते हैं 10, और 10 पे क्या होता है, नियॉन। क्या होता है, नियॉन। यह आंसर हो गया आपका, वेरी गुड। उसके बाद हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें तो 18 है, लेकिन मेंडलीव वाले में कितने थे, 8 ग्रुप थे। ग्रुप माने क्या होता है, खड़ी वाली लाइन जो थी वो 8 थी, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें। और मॉडर्न आ जाए तो कितनी बतानी है, 18। उसके बाद अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल। देखो सेल होती हैं, पहली सेल का नाम होता है के, फिर होता है एल एम एन ओ पी। तो जिस तरह के सेल में कितने आते हैं भाई 2, एल में कितने आते हैं 8, और इसमें कितने आते हैं 18, के एल एम। 18 सेल अधिकतम हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। उसके बाद अगला है एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए भाई, 2 8 7, तो जोड़ लो इसको, कितना हो जाएगा 17, और 17 पे क्या होता है, क्लोरीन। ठीक, अब ये नहीं पूछा, क्या पूछा देखते हैं भाई कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद वुड बी केमिकली सिमिलर। जो केमिकली सिमिलर है ना, रासायनिक रूप से समान है, उस एलिमेंट का नाम बताना है। तो भाई जो केमिकल अगर सिमिलर होता है तो उसके अंदर लास्ट वाला सेल है ना, उसके एटम जो नंबर है वो मिलते जुलते होने चाहिए। चलो कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 ऐसे लग रहा है जैसे इसमें 7 नहीं, 7 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5 आएगा। तो ये 5 आ गया, तो इससे समान नहीं है, ये इसके सिमिलर नहीं है। लास्ट में कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए। तो अगला देखते हैं 9 में कितना आएगा 2 और 7, हाँ इसमें लास्ट में कितने आ गए 7 आ गए। तो आपका जो सिमिलर होगा वो क्या होगा, फ्लोरीन होगा। फास्फोरस में लास्ट में कितने आते हैं 3 आते हैं, और आर्गन में कितने आते हैं 8 आते हैं। तो ये बच गया कौन सा, फ्लोरीन। उसके बाद भाई एक एलिमेंट एक्स है, एक्स का मतलब हमें नहीं बताया क्या है। फॉर्म क्लोराइड, जैसे एम था वैसे ही Cl2, तो 2 जिसकी वैलेंसी कितनी हो 2, तो मैग्नीशियम की 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एलिमेंट मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। उसके बाद अगला है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच गिवन बाय। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ दिया था ना, वो किसने दिया था, हेनरी मोजले जी ने। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आजकल जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं, वो सिद्धांत जो कि बढ़ते हुए इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर है, वो किसने दी थी, हेनरी मोजले ने। उसके बाद है लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज गिवन बाय। भाई लॉ ऑफ ऑक्टेव का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था न्यूलैंड ने। डोबेराइनर ने क्या दिया था, ट्रिक, और हेनरी मोजले ने क्या बनाई थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो न्यूलैंड ने दिया था भाई लॉ ऑफ ऑक्टेव। अगला है द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी बताया ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने वर्टिकल कॉलम है खड़े, वो कितने हैं 18। जो मेंडलीव की थी उसके अंदर कितने थे 8, और मॉडर्न में कितने होते हैं 18 होते हैं, 18 होते हैं भाई। अगला द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल। देखो बताया था के एल एम, तो एल में कितने हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, लेकिन इसमें 8 ही आ सकते हैं। एम में भी देखो 8 भी आ सकते हैं और 18 भी आ सकते हैं, ध्यान रखना एम में आ सकते हैं। अगर ये एम जो सेल है, अगर के एल एम एन, एन आ गया ना तो एन में 8 आएंगे और एम में कितने आ जाएंगे 18। इस प्रकार ध्यान रखना, एम सेल में 18 तक आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, लेकिन 18 तक आ सकते हैं, लेकिन एल सेल में 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो आपका आंसर कितना हो गया, एल सेल में अधिकतम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 8 आ सकती है, कम तो कितनी भी आ जाएगी। अगली है व्हाट
द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 12। तो वैलेंसी क्या होती है भाई, जितनी इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है या दे सकता है, या उसको बोल सकते हैं लास्ट में। तो मैग्नीशियम देखते हैं भाई 12 नंबर है, 12 को बांट के देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए, जैसे 2 8 और 2, देखो 2 8 और 2, 2 और 8 10 और 2 12, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। इसके बाद अगला है द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल एक तो होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे रो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हॉरिजॉन्टल कौन सी है, इनको पीरियड भी बोलते हैं, कितनी होती है भाई वो 7 होती हैं, खड़ी कितनी होती है 18 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और हॉरिजॉन्टल कितनी होती हैं 7 होती हैं। उसके बाद अगला है कि एलिमेंट एक्स, वही आ गया भाई, ये दोबारा आ गया नहीं सॉरी, इसमें मैग्नीशियम की बजाय मैग्नीशियम ना हो तो हमें देखना है जिसकी वैलेंसी 2 हो, भाई क्लोरीन के साथ 2 आ जाए तो 2 वाला, 3 आ जाए तो 3 वाला, 4 आ जाए तो 4 वाला, 1 आ जाए तो 1 वाला। 1 तो आता ही नहीं है वैसे, सीधा 1 तो खुद होता ही है। तो इसमें देखते वैलेंसी, इसकी 1, इसकी 3, इसकी 4 और इसकी 2 होती है। तो कैल्शियम जो है वो एक्स की जगह आएगा, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। उसके बाद अगला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, दोबारा आ गया भाई, ये भी कुछ कुछ दोबारा आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड आर, जो चौथा पीरियड है उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं ज़्यादा, देखो पीरियड होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो पहले पीरियड में कितने होते हैं भाई 2 ही हैं, दूसरे में कितने हैं 8 हैं, और तीसरे में भी 8 हैं, और चौथे में 18 हैं भाई, और पांचवें में भी 18 हैं, छठे में 32 हैं, सातवें में 32 हैं। तो इस प्रकार आपके एटम्स हैं वो गिन के भी देख सकते हैं आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो चौथे पीरियड में कितने होते हैं 18, तो आपका आंसर हो गया ये। अगला है सिलिकॉन इज ए, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है भाई, मेटलॉइड एक होती है मेटल और एक होती है नॉन मेटल, और उसके बीच की जो होती है वो मेटलॉइड होती है, उसके अंदर मेटल के भी गुण पाए जाते हैं और नॉन मेटल के भी। तो सिलिकॉन एक प्रकार की मेटलॉइड है। अगला है कि द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट इज गिवन टू, जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था ना, तत्वों का वर्गीकरण किया है, वो किसने किया था, दिमित्री आइवानोविच मेंडलीव, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप मेंडलीव बोलते हो। उन्होंने क्लासिफिकेशन जो अच्छे से किया था ना पहली बार, वो मेंडलीव ने किया था। इससे पहले भी डोबराइनर या न्यूलैंड आए, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन अच्छे से नहीं कर पाए। मेंडलीव जी थे, उन्होंने अच्छे से की थी। उसके बाद अगला है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल अप टू एलिमेंट। जो न्यूलैंड का नाम जो सिद्धांत था ना, वो कहाँ तक लागू हुआ था, केवल कैल्शियम तक लागू हुआ था। जब उन्होंने एलिमेंट को रखना शुरू किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव बताया था, वो रखते गए तो कैल्शियम तक तो ठीक था, जब आगे वाले एलिमेंट आए उनमें वो लागू नहीं हो पाया। उसके बाद अगला है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज बेस्ड ऑन, जो मेंडलीव ने बनाई थी वो किसके आधार पर बनाई थी, एटॉमिक मास के आधार पर, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर है भाई। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मेटालिक, इसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा है। तो इसमें भाई मैं फास्ट करवा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाए तो थोड़ा सा जल्दी मैं बस ऑप्शन बताऊंगा, थोड़ा सा समझाने पर अगर हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कौन सी है भाई, पोटेशियम। उसके बाद अगला है छठा चैप्टर है विच एंजाइम इज फाउंड इन स्लाइवा, स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अमाइलेज। उसके बाद अगला है द डिकम्पोजिशन ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, दिस प्रोसेस टेक प्लेस। ये जो पायरुवेट की प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है भाई, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है और वाटर निकलता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके बाद अगला है इन प्लांट फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल, भाई पौधे के अंदर फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और जाइलम क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो ध्यान रखना जाइलम आ जाए तो यह आएगा आंसर, और फूड आ जाए, फ्लोएम आ जाए तो फूड वाला आएगा। तो फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ सिस्टम, जो ह्यूमन के अंदर किडनी है वो क्या काम करता है, एक्सक्रेशन उत्सर्जन का, शरीर से गंदगी निकालने का काम करता है। इसके बाद अगला जाइलम का बताया था भाई, जाइलम का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाइलम का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ध्यान रखना।
इसका अगला है द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक का मतलब जो स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं उनके लिए जरूरी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बिल्कुल चाहिए। जो पौधे होते हैं, स्वपोषी कौन से होते हैं, पौधे, और पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, सारे के सारे चाहिए भाई फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए। एक होता है हेट्रोट्रोपिक, उसके लिए ये चीज नहीं चाहिए। उसके बाद अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो कच्चा पदार्थ है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये कच्चे पदार्थ के रूप में लेकर के फोटोसिंथेसिस किया जाता है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज हेल्पफुल इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। देखो ऊपर की तरफ जो जल बढ़ता है ना, जल देखो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर पानी को ऊपर जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऊपर कैसे जाता है वो, तो वो ट्रांसपायरेशन एक प्रक्रिया होती है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, अपने शरीर से क्या छोड़ते रहते हैं, जल वाष्प छोड़ते रहते हैं। अब जल वाष्प उड़ जाएगा तो इसके अंदर जल की मात्रा कम हो जाएगी, तो नीचे से जल ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो किसके कारण भाई, ट्रांसपायरेशन के कारण। तो आपका आंसर ट्रांसपायरेशन हो गया, जिसके कारण पौधों में जल ऊपर की तरफ बढ़ता है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस ऑफ टू डाइजेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ट्राइप्सिन एंजाइम पाया जाता है भाई। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपकी पेट के अंदर, आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होती है, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, उसके अंदर कुछ एंजाइम निकलते रहते हैं। सिक्रेटेड मानी निकलना, उत्सर्जित होना, वो कौन सा है, देखो भाई पेप्सिन बिल्कुल निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, नोट वाला बताना है, सॉरी भाई, तो इसके अंदर तो है, ये तो निकलता है, ये नहीं निकलता भाई, ये निकलता है पेनक्रियाज से। किससे निकलता है, पेनक्रियाज से, तो ये नहीं वाला निकालना था, तो ये आंसर हो गया। वैसे मक्कस भी निकलता है, मक्कस मतलब चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो आपके पेट को सुरक्षा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक सुक्रोज इन फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर जो पदार्थों को आगे ले जाते हैं ना, वो कौन लेके जाते हैं, एटीपी के द्वारा। उसके बाद अगला है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट टेक प्लेस इन। जो पायरुवेट के अंदर ग्लूकोज टूटता है ना, वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जो पायरुवेट से टूट करके जो एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कार्बन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भाई। तो ये ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट बनता है, ग्लूकोज टूट करके 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में बदलता है। उसके बाद अगला है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट बाय यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन। तो वो देखो पायरुवेट टूटता है वो तो होता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया में, और पायरुवेट बनता किस में है, साइटोप्लाज्म में, जो प्रक्रिया होती है, और ऑक्सीजन से जुड़ करके वो टूटता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाए ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, वो तो बनता है साइटोप्लाज्म में, और पायरुवेट टूटता है ऑक्सीजन से, वो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये ध्यान रखना है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग काज क्रैम्प। क्रैम्प माने क्या होता है, जकड़न। आपकी कुछ मांसपेशियां दर्द करना शुरू कर देती हैं जब आप खेलते हैं या दौड़ लगाते हैं, या मसल्स जो होती हैं उसके अंदर, वो किसके कारण होता है भाई, लैक्टिक एसिड के कारण। उसके अंदर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द फर्स्ट इवेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भाई इसमें से सबसे पहला कौन सा होता है फोटोसिंथेसिस में, तो सबसे पहले क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पहले तो लाइट को अब्जॉर्ब किया जाएगा, और किसके द्वारा, क्लोरोफिल के बाद, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी, फिर कार्बोहाइड्रेट आदि बनाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो लाइट को ही अब्जॉर्ब किया जाता है, सबसे पहली क्रिया, बाद में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्ट इन एसिडिक मीडियम। तो वो पेप्सिन एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। उसके बाद अगला है इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ओकर प्रोसेस ऑफ सरफेस। भाई जो एक्सचेंज ऑफ गैस है प्लांट के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, ऑक्सीजन बाहर आया, या रात को क्या होता है, ऑक्सीजन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज का हो रहा है, वो किस जगह से होता है, देखो ज्यादातर तो लीफ से होता है, ज्यादातर किससे होता है, लीव्स से होता है, पत्तों से होता है, लेकिन कुछ मात्रा में स्टेम से भी होता है, तना जो होता है उससे भी होता है, कुछ मात्रा में रूट से भी होता है। तो ये किस में आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। वैसे पत्तों से ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना।
उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो कैटालिस्ट। तो एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटालिस्ट, बायो मानी जैविक, कैटालिस्ट मानी उत्प्रेरक, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को करवाने में मदद करते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटालिस्ट कहलाते हैं। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव थिक वाल। इस जो थिक वाल किसकी होती है, देखो वेन होती है ना, उसकी थिक वाल नहीं होती, बिल्कुल पतली होती है। जैसे आपके शरीर के ऊपर नीले नीले रंग की दिखाई देती है वो वेन होती है। और आर्टरी जो धड़कती है ना, जो जैसे देखा हुआ हाथ पकड़ते हैं तो उसमें धड़कती है एक वेन, वो आर्टरी होती है और उसकी दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है बड़ी फास्ट से, जैसे प्रेशर से, ब्लड प्रेशर बोलते हो इस प्रकार से। इस प्रकार देखो बहुत देर हो गई मेरे को बोलते बोलते, थोड़ा सा गला भी रुक जाता है, तो भाई आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूं, तो इसको जरूर अंत तक देखना। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। भाई इसमें से 3 चैम्बर, 3 चैम्बर, देखो 4 चैम्बर होते हैं किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 चैम्बर होते हैं। तो वो 3 चैम्बर किस में होते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है, जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, उसको बोलते हैं भाई उभयचर, यानी कि जल और थल दोनों पर रहते हैं। जैसे मेंढक है आदि, उनके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं भाई, लैक्टिक एसिड में भी सी में, इसमें नहीं होते भाई, इसमें किस में होते हैं, पायरुवेट में। हाँ बिल्कुल, लैक्टिक एसिड में भी होते भाई। लैक्टिक एसिड के अंदर भी कितने होते हैं, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। पायरुवेट जो कार्बन ग्लूकोज C6H12 और O6, जब ये साइटोप्लाज्म में जाता है तो ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। और लैक्टिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो आपका आंसर क्या हो गया, बोथ A एंड B। उसके बाद अगला है एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर चेंज्ड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। भाई एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मानी श्वसन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में लिया जाता है, वो एक कॉम्प्लेक्स चेंज इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल में बदलता है। वो क्या इसमें बदलता है भाई, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनएरोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक। और एरोबिक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद है विच इज किडनी लोकेटेड, सॉरी वेयर इज किडनी लोकेटेड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो किडनी है वो कहाँ पाई जाती है, देखो पेट में। देखो पेट में एक तो बोलते हैं स्टमक, स्टमक के अंदर केवल भोजन जाता है, बाकी जो जगह है ना एब्डोमेन, एब्डोमेन को बोलते हैं पेट, पेड़ू, पेट में पाए जाते हैं किडनी। उसके बाद अगला है हाउ मेनी चैम्बर्स प्रेजेंट इन हार्ट इन आवर बॉडी। तो हमारा जो बॉडी है ना उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर। आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा कैसे, कितने चैम्बर होते हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं। अगला नेम ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच कंटेन क्लोरोफिल। एक सेल ऑर्गेनल बताओ जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वो होता है भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो सेल होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद देखो गला भी बहुत भारी हो गया है बोलते बोलते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमन। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, ऐसा रंग, पिगमेंट होता है रंग, कर्ण, वर्ण जिसको बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन का, यानी कि जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, वो कौन सा होता है भाई, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, लाल, रेड पिगमेंट बोलते हैं इसको, जो कि ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी श्वसन के दौरान काम आता है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस। बताया भाई पेनक्रियाटिक जूस के अंदर देखो ट्राइप्सिन अकेला आ जाए तो ये, और लाइपेज और दोनों आ जाए तो दोनों होते हैं भाई। जो ट्राइप्सिन है वो तो क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, और लाइपेज फैट को तोड़ने में मदद करता है। तो ये दोनों होते हैं पेनक्रियाटिक में। एक आ जाए तो एक बताना है इनमें से, और दोनों आ जाए तो दोनों बताने हैं। द किडनी इन ह्यूमन बींग आर पार्ट ऑफ सिस्टम। ये दोबारा आ गया भाई, ये भी एक्सरेशन का पार्ट है। व्हाट आर लोकोमोटरी ऑर्गन इन पैरामीशियम। देखो एक पैरामीशियम एक जीव होता है, इस प्रकार का एक जीव होता है, और यहाँ पर वो भोजन करता है ना, यहाँ पर एक इस तरह से गुच्छा सा होता है जिसको सीलिया कहते हैं। सीलिया क्या होता है, एक बालों जैसे भाग होते हैं ऐसे ऐसे, तो इनको बोलते हैं सीलिया। तो ये लोकोमोटरी मतलब चलने वाले, इसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, और ये भोजन को पकड़ के अपने अंदर खींचते हैं, शरीर के अंदर लेके जाता है पैरामीशियम।
उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट इज यूज्ड इन सिंथेटिक ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को सिंथेसिस मानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं ना, तो उसके अंदर जरूरी एलिमेंट कौन सा है। देखो प्रोटीन बनता है किससे, जो एसिड होते हैं, इथेनोइक एसिड वगैरह होता है, जिसको बोलते हैं भाई सी, एक यहाँ पर कार्बन होगा और कार्बन के साथ एक तो होगा डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच, और एक होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होगा ना तभी वो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है कार्बन के साथ और एक नाइट्रोजन होता है, तो एसेंशियल कौन सा है, नाइट्रोजन। अगर अकेला ये आ गया तो ये तो कोई एसिड बन जाएगा, लेकिन ये नाइट्रोजन मिलते ही क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन बन जाएगा। उसके बाद है भाई द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, बताया था भाई फंक्शन क्या है, क्या काम है हीमोग्लोबिन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल, और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि शरीर के अंदर लेके जाता है, तो लेते जाते समय ऑक्सीजन लेके जाता है और आते समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर आता है। कौन, हीमोग्लोबिन। एक बात समझ लो, ये उसके साथ बाइंड होके आता है, देसी भाषा में बोल दो ट्रक है, ये डाल के लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, तो दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है भाई ये। तो आपका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। अगला है एटीपी की फुल फॉर्म क्या भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो इसमें एसिड ट्राइफॉस्फेट नहीं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद अगला है द अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सोइल आर ट्रांसपोर्ट अपवर्ड इन प्लांट थ्रू। देखो बताया था भाई वाटर आ जाए ना तो वो जाइलम और फूड आ जाए तो फ्लोएम, तो इसमें जाइलम आ जाएगा। उसके बाद अगला है डीएनए की फुल फॉर्म क्या भाई, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अच्छे से देख लेना इसको, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। उसके बाद अगला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन कस्कुटा। कस्कुटा आपने सुनी होगी, अमर बेल होती है जो पीले रंग कलर की होती है, और वो किस प्रकार का, यानी कि किसी भी पौधे पर चली जाए ना तो उस पौधे के रस को चूस लेती है, तो वो एक पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे जीव पर रहता है, जैसे जू, चीचड़ी, या जो देसी भाषा में बोलते हैं ढेरे आदि जो होते हैं, वो उनको पैरासाइट बोलते हैं, यानी कि दूसरे शरीर पर रहते हैं। तो कस्कुटा भी क्या रहता है, दूसरे पेड़ों के ऊपर रहता है, तो इसको हम पैरासिटिक प्लांट भी कहते हैं। उसके बाद है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ना वो कौन सी है भाई, लीवर है, ग्रंथि है लीवर। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। इस प्रकार इससे पूछा जाता है, तो बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर है। अगला है चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। इसमें प्लांट हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन, और बाकी एनिमल हार्मोन है भाई। अगला है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो प्लांट के अंदर पोलन ट्यूब बढ़ती है, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, कीमोट्रोपिज्म। उसके बाद अगला है सलाइवेशन इज ए प्रोसेस। सलाइवेशन माने लार, जैसे भाई कोई बच्चा, छोटा बच्चा देखा होगा उसकी लार गिरती रहती है, तो वो किस प्रकार का उदाहरण है भाई, वो है रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलंटरी बोथ। मतलब अपने आप, इनवॉलंटरी होते हैं अपने आप, बच्चा होता है उसकी अपने आप क्या होती है, लार गिरती रहती है। इसी प्रकार रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे आप भाई कोई भी मिठाई देखते हैं तो मुंह में पानी आना, यानी कि लार आना, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। एकदम अचानक कोई चीज देख लें तो प्रतिक्रिया दिखाना, तो जैसे ही आपको कोई अच्छी चीज नजर आती है खाने पीने की, तो वो तुरंत लार आती है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन भी है और इनवॉलेंटरी भी है। उसके बाद अगला है विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग होता है मुरझाना, ऑफ लीव, पत्ते जो होते हैं प्लांट के, वो किसके कारण मुरझाते हैं भाई, एब्सेसिक एसिड के कारण। उसके बाद अगला है विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन अक्वायर इंफॉर्मेशन फॉर सेंसरी ऑर्गन। भाई जो न्यूरॉन है ना उसका सेंसरी ऑर्गन से, किस सेंसरी ऑर्गन से वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करता है, तो वो डेंड्रोइड से सूचना प्राप्त करता है, और फिर सेल बॉडी से होता है, एक्जन से होता है, वो आगे ट्रेवल करता है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रेट्स बोथ हार्मोन एंड एंजाइम। भाई दोनों ही, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना वो तो छोड़ती हैं हार्मोन्स, और एक्सोक्राइन छोड़ती हैं एंजाइम, लेकिन एक ऐसी ग्रंथि है जो दोनों चीज छोड़ती है, हार्मोन भी और एंजाइम भी, और वो है पेनक्रियाज। कौन सा है, पेनक्रियाज। इसमें होगा, हाँ बिल्कुल है भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, पेनक्रियाज।
तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, इसमें आंसर भी लिखा है मैंने। उसके बाद अगला है स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, जो मस्तिष्क होता है उसके नीचे एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, और वो रीढ़ की हड्डी या जो वर्टिब्रा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वर्टिब्रा, वर्टिब्रेट कॉलम होती है, उनके अंदर ये सुरक्षित रहती है। बाहर हड्डियां होती है और ये इनके बीच में सुरक्षित रहती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होती है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन मानी जो पीछे का मस्तिष्क है वो इसमें पार्ट नहीं है, वो बताना है, तो ध्यान से देखना। पोन्स ये तो है, मेडुला ये भी है, अगला है सेरिब्रम, हाँ ये नहीं है भाई, हिंड ब्रेन का नहीं है, सेरिब्रम। अगला है पोन्स, मेडुला, सॉरी भाई सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबलम, हाँ ये नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद अगला है द सेंटर एसोसिएटेड विद हैंगर। आपको भूख लगती है ना, वो कहाँ कैसे पता चले भाई शरीर को भूख लग गई, तो वो फोर ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, वो बताती हैं कि भाई आपको भूख लगी है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें एंडो बताया था भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो हार्मोन छोड़ती हैं, वो कौन सी नहीं है, तो थाइमस ये भी है जो आपकी ब्रेन के अंदर पाई जाती है, पैराथायराइड जो आपके गले में पाई जाती है थायराइड ग्लैंड के पास, उसके बाद एड्रेनल ये भी है, तो ये तो तीनों ही है, तो इसमें नन ऑफ दीज, आंसर क्या हो गया कि इनमें से कोई भी क्या है, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड आपने बतानी थी नोट नहीं वाली, तो भाई ये तो है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ। मतलब इनहिबिट मतलब होता है रोकना, और रोकता है एब्सिसिक एसिड भाई, तो एब्सिसिक एसिड अगर इसमें है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। देखते हैं ऑक्जिन नहीं, साइटोकाइनिन नहीं, जिबरलिन नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। उसके बाद अगला है द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो मस्तिष्क है ना वो किसके लिए है, सोचने के लिए, बिल्कुल भाई दिमाग सोचने के लिए होता है मस्तिष्क, जो ब्रेन है आपका, और रेगुलेट द हार्ट बीट, बिल्कुल हार्ट को चलाने को भी काम, जो उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वो भी काम करता है ब्रेन भाई। और बैलेंसिंग द बॉडी, आप बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये बैलेंस कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज भाई, वेरी गुड। उसके बाद अगला है विच टिश्यू प्रूव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। एनिमल के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने वाला टिश्यू कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट भाई नर्वस टिश्यू। केवल नर्वस टिश्यू जो है ना वो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल रखता है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट। देखो रिसेप्टर होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो जैसे मुंह में होता है टेस्ट रिसेप्टर, जैसे देखने वाले क्या होते हैं फोटो रिसेप्टर, जो नाक में होते हैं ओफ्लैक्टरी रिसेप्टर, है ना, जीभ पे क्या होते हैं गैस्ट्रिक रिसेप्टर या टेस्ट रिसेप्टर, है ना, फोनो रिसेप्टर मतलब जो कान में सुनाई देते हैं इस प्रकार, या और भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर बताना कौन सा था, टेस्ट वाला बताना था भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, टेस्ट वाला कौन सा है, गैस्ट्रिक रिसेप्टर या टेस्ट रिसेप्टर, ये भी आ सकता है। और अगर सुनने के आ जाए ना तो कौन सा हो जाएगा फोनो, और देखने का आ जाए तो फोटो, और ओफ्लैक्टरी सूंघने का, नाक का आ जाए सूंघने का आ जाए तो ओफ्लैक्टरी, तो ये ध्यान रखना है इसको, ओल फैक्ट्री। उसके बाद अगला भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट इंसुलिन। इंसुलिन कौन छोड़ता भाई, पेनक्रियाज, जिससे शुगर की बीमारी, अगर इंसुलिन ना हो तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, और वो छोड़ता कौन है, पेनक्रियाज ग्लैंड छोड़ती है। उसके बाद इन ह्यूमन बॉडी थायरोक्सिन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ। भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड छोड़ती है, वो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। तो क्या मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में जो खाना पीना पचता है ना वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो वो क्या काम करता है भाई, कौन, थायरोक्सिन। देखो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, बिल्कुल करता है भाई। शरीर में जितना भी खाना पीना है, खाने पीने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स सारे होते हैं।
तो सबका ही तो मेटाबॉलिज्म करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन। देखा होगा जिसके अंदर थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम हो तो या तो वो मोटा मिलेगा या पतला मिलेगा। क्यों? कंट्रोल कौन कर रहा है खाने को? थायरॉक्सिन। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ अबव। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन। भाई इसमें ग्रोथ हार्मोन को कौन छोड़ता है, कौन सिक्रेट करता है? तो वो पिट्यूटरी भाई, जो मस्तिष्क में होती है, ब्रेन के अंदर होती है। विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट इज डिटेक्ट बाई ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। बताया था भाई ओल फैक्ट्री क्या होते हैं? नाक, सुगंध के लिए। तो देखते हैं भाई इसमें सुगंध वाला कौन सा? स्मेल, बिल्कुल ये आ गया भाई। उसके बाद अगला है विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ। इसमें से ग्रोथ को कौन रोकता है भाई? बताया था एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है? ग्रोथ, अगर प्लांट बढ़ रहा है और स्ट्रेस में आ गया, जल नहीं मिला, तो उसके प्लांट को रोक देगा, या तो वो कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। उसके बाद अगला है भाई विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। जो सेल का डिवीजन है, सेल जैसे मान ली एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बनी, 3 सेल बनी, डिवीजन कौन करता है? साइटोकाइनिन। अगला है विच प्लांट हार्मोन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। तने को कौन बढ़ाता भाई? जिबरलिन। या जड़ है, तना है, उनको बढ़ाने का काम कौन करता है? जिबरलिन। उसके बाद अगला विच वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन पोजेस गैस्ट्री रिसेप्टर। गैस्ट्री रिसेप्टर किस में होते हैं भाई? जीभ के अंदर पाए जाते हैं। नोज के अंदर बताया था ओल फैक्ट्री, है ना। इसके बाद अगला है वेयर डज द हार्मोन ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड इन प्लांट। तो ऑक्सिन कहाँ बनता है? एट द सूट टिप। जो पौधे होते हैं, जो उसका ऊपर वाला, जो भी टहनी का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, यहां पर क्या बनता है? ऑक्सिन हार्मोन बनता है भाई। उसके बाद अगला है चैप्टर 8 का है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें पहला प्रश्न है इन पोटैटो, जो पोटैटो है, आलू है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज डन बाय। तो पोटैटो क्या होता है? एक स्टेम होता है भाई, ध्यान रखना। ये कभी ये बोलो जड़ नहीं होता। देखा होगा कभी आलू होता है, पहले उसकी जड़ें होती है इस तरह से नीचे, कभी उखाड़ के देखना, और यहां आलू लगा होता है, लगा जमीन से नीचे है, लेकिन ये तने के साथ लगा होगा, जड़ इसके नीचे होंगी, तो ये स्टेम होता है, तना होता है, न कि जड़। तो आपका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ना आलू में, वो तने से होता है, यानी कि जब आलू बोते हो सीधा तो वो स्टेम होता है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद अगला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन इन। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन करता है वो कौन करता है? स्पायरोगायरा, यानी कि एक प्रकार का ऐसा एक जीव सा होता है भाई, और उसके ये अलग अलग टूट जाता है, फिर इस तरह से ये टूट गया, फिर ये टूट गया, और ये फिर एक नया जीव बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, मेल वाला बताना भाई, मेल वाला कौन सा है? तो उसमें है वास्ट डिफरेंस। बाकी की फीमेल के हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, ये फीमेल में पाई जाती है, यूट्रस, लेकिन वास्ट डिफरेंस जो है ना वो मेल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्लांट। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है भाई? तने से भी हो सकता है, रूट से भी हो सकता है, लीव्स से भी हो सकता है, लेकिन फ्लावर से नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। वैसे इसमें दिख रहा है, देखो फ्लावर दिखा दिया, फ्रूट से भी नहीं होता, फ्रूट में बीज होता है, सीड होता है, और सीड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? स्टेम, रूट और लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन टेक प्लेस। देखो फिजन 2 प्रकार का होता है, बाइनरी और मल्टीपल। तो मल्टीपल किस में होता है? प्लाज्मोडियम में, और बाइनरी किस में होता है? अमीबा और लेशमेनिया में। तो यहाँ पे मल्टीपल बताना है, तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। उसके बाद अगला है इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉपर टी इज प्लेस्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो देखो वो जो है यूट्रस के अंदर कहाँ पर रखा जाता है? यूट्रस के अंदर रखा जाता है। तो इसमें ओविडक्ट, वेजाइना, सर्विक्स, तो इसमें से है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ अबव। अगला है प्लेसेंटा इज एम्बेडेड। जो प्लेसेंटा होता है वो कहाँ एम्बेड होती है? एम्बेड मानी प्लांटेड होती है, या धसती है, जगह लेती है। जैसे ये यूट्रस है, इसके अंदर जो आके
क्या करती है वो, प्लेसेंटा एम्बेडेड होती है। तो यूट्रस आपका आंसर हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, जब एक पौधे से दूसरे पौधे में जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो एयर, बिल्कुल, हवा भी पोलन ग्रेन को लेके जा सकती है। वाटर, हाँ बिल्कुल, जल के अंदर मान लो कोई फूल गिर गया तो, या जल में जो पोलन ग्रेन है वो गिर गए तो वो भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। इंसेक्ट, हाँ इंसेक्ट में जैसे मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, कीट पतंगे, वो भी यहाँ से पोलन ग्रेन को अपने शरीर से या पैरों से चिपका करके दूसरे पद तक लेके जा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस आर जनरली डिसिमिलर। तो डिसिमिलर में कौन सा होगा भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बाकी में सिमिलर आएंगे। तो डिसिमिलर मान असमान, एक जैसा ना मिलेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूचर शूट। फ्यूचर शूट का मतलब होता है, देखो भाई पौधा उगता है, तो पौधा उगता है तो उसमें एक तो होता है भाई रेडिकल नीचे, और एक होता है इसको बोलते हैं प्लूमले जो ऊपर वाला निकलता है, और दो पत्ते निकलते हैं इनको बोलते हैं कोटिल्डन। तो जो फ्यूचर शूट है ना उसको प्लूमले कहते हैं भाई। उसके बाद अगला है इन ब्रायोफाइलम द बड आर प्रोड्यूस ऑन। जो ब्रायोफाइलम है ना वो पत्ते के साथ इस तरह से, पत्ते को अगर रख दे ब्रायोफाइलम को तो भी उससे नए नए पौधे उगने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगला है, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, लीव्स। लीव्स से क्या होता है, ब्रायोफाइलम एक नए पौधे को जन्म देता है। अगला है सप्रम आर प्रोड्यूस बाई। सप्रम किससे बनते हैं, टेस्टिस के अंदर सप्रम प्रोड्यूस होते हैं। अगला है इन खालिस्तान रिप्रोडक्शन ओकर बाय मीन ऑफ स्पोर। स्पोर के अंदर किसके अंदर होता है भाई, फंगाई जो होता है ना उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा प्लांट या रिप्रोडक्शन होता है। अगला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू स्पोर। जो स्पोर के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर होता है, राइजोब। राइजोब क्या होता है, देखो फंगाई एक जीव होता है इस तरह से, जैसे आपने देखा होगा मशरूम या सांप की छतरी वगैरह बोलते हो, इसके ऊपर एक इस तरह से होता है, तो राइजोब्स होते हैं। उसके बाद अगला है विच ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। वायरल मतलब जो वायरस से बीमारी होती है वो कौन सी है, एड्स। बाकी क्या है, ये बैक्टीरिया से होती है, और वायरल क्या है, वायरस से जो बीमारी फैलती है वो एड्स फैलती है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन अमीबा इज बाई। अमीबा में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है भाई, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। उसके बाद अगला है द एंथर कंटेन। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। उसके बाद चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इन एवोल्यूशनरी टर्म वी हैव मोर इन कॉमन विद। भाई हम सबसे ज़्यादा नज़दीक किसी गोरिल्ला जैसे लगेंगे, मंकी जैसे लगेंगे, या चिंपैंजी या रैबिट, तो हम चिंपैंजी जो जानवर होता है, जीव होता है, उस जैसे हम नजर आते हैं। उसके बाद है अगला है ह्यूमन स्पीसीज होमोसेपियंस ओरिजिनेटेड इन। जो ह्यूमन की स्पीसीज है ना, होमोसेपियंस जो सबसे पहले मानव था, वो कहाँ पैदा हुआ था, अफ्रीका में। उसके बाद अगला है द सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल के अंदर क्या होता है, एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, एक्स और एक्स। तो ध्यान रखना, मेल आ जाए तो एक्स वाई और फीमेल आ जाए तो एक्स एक्स। द जेनेटिक मटेरियल इज। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है भाई, डीएनए। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलेटेड टू बर्ड। बर्ड किससे बने हैं भाई, वो रेप्टाइल से बने हैं। उसके बाद अगला है ए मेंडलियन एक्सपेरिमेंट। मेंडलियन मतलब एक मेंडलियन विद्वान थे, मेंडलीव, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने। ब्रीडिंग टाल पी प्लांट, उन्होंने क्या लिया, लंबे पौधे लिए भाई, टाल प्लांट लिए। बियरिंग वॉयलेट फ्लावर, उसके अंदर क्या थे, वॉयलेट फ्लावर आए। विद शॉर्ट पी प्लांट, और प्लांट जो आया वो कैसा आया, छोटा आया। व्हाइट फ्लावर, और छोटे पे कौन से आए, व्हाइट फ्लावर आए। द प्रोजेनी आर, जो उसकी संतान पैदा हुई, प्रोजेनी मतलब उससे जो दूसरा पौधा बना, ऑल बोर वॉयलेट फ्लावर, वो सारे के सारे कैसे थे, वॉयलेट फ्लावर। बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दम वर शॉर्ट, लेकिन उनमें से आधे कितने थे, छोटे थे। पौधे का आकार तो आधा छोटा था आधे का, और सब के सब, लेकिन फूल का कलर कैसा है, वॉयलेट। और वॉयलेट को हम डिपिक्ट करते हैं भाई डब्लू, बड़े डब्लू से, बड़े डब्लू से।
सॉरी इस तरह से बड़े W से, और 2 में होता है, यानी कि सारे के सारे आए तो वाइट आते तो छोटा W करते, और पौधे कैसे आए, आधे तो आए बड़े तो यानी कि बड़ा T, और आधे आए छोटे तो छोटा T, और फूल कैसे आए, सारे वोयलेट आए तो वोयलेट के लिए क्या लिखेंगे, बड़ा W और सॉरी बड़ा W, बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद ये देखो, उसके बाद आया है हाउ मेनी कॉपीज ऑफ ए जीन फॉर द सेम ट्रेट आर देयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। जो जीन की कॉपी होती है ना वो 2 होती है भाई, 2 कॉपियों की चलती हैं। देखो अभी दिखाया था यहाँ पर 2 हैं, देखो W बड़ा W 2 है, यहाँ पर भी बड़ा T और छोटा T 2 होते हैं भाई। अगला है 10 का पार्ट, ये भी भाई फिजिक्स शुरू हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फिजिक्स के ऊपर अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे। व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये तो है लेंस फॉर्मूला। अगर मिरर फॉर्मूला आ जाए तो केवल यहां पर क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/, इसको इधर भी ले आओ चाहे, अगर ऐसा आ जाए तो ये आंसर बताना है, और इस तरह का आ जाए तो ये बताना है 1/v माइनस 1/u। उसके बाद अगला है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, भाई इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी दूर खड़े हैं, किससे, फ्रॉम ए मिरर, कोई एक मिरर है। यूअर इमेज, जो आपका इमेज बनेगा अपीयर इरेक्ट, वो कैसी दिखाई देगी, सीधी। द मिरर इज लाइकली टू बी, तो वो मिरर कैसा होगा, देखो प्लेन मिरर, बिल्कुल प्लेन मिरर के सामने भी खड़े होते हैं तो आपकी इमेज इरेक्ट दिखाई देती है। कॉन्वेक्स ओनली, केवल कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, हाँ इसमें भी इरेक्ट दिखाई देती है, लेकिन इसने क्या लिख दिया, ओनली, नहीं इसमें भी दिखाई देती है और इसमें भी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। उसके बाद अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस, लेंस क्या होता है जिसमें आर पार लाइट जा सके, तो वाटर के अंदर तो देखो जा सकती है, ग्लास के अंदर भी जा सकती है, प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर आर पार लाइट जा सकती है, थोड़ा बहुत दिखाई भी देता है, लेकिन मिट्टी है ना, कले, कले क्या होता है, मिट्टी, मिट्टी के अंदर तो लाइट नहीं जाएगी, तो हम मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते, बाकी से लेंस हम बना सकते हैं। उसके बाद अगला है फ्लोर ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर टू बी रेज ड्यू टू, जो स्विमिंग पूल है ना, जैसे आपने देखा होगा स्विमिंग पूल, यहाँ पर वाटर है और इसका फ्लोर है ना, फर्श जो है वो थोड़ा सा उठा उठा नजर आएगा, देख लेना ध्यान से, वो किसके कारण आता है, तो वो कारण आता है भाई रिफ्रैक्शन के कारण, किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। उसके बाद अगला है साइन आई अपॉन साइन आर, आई मानी इंसिडेंट एंगल और आर मतलब क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, वो हमेशा क्या होते हैं, एन कांस्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, एक समान होती है। वो ला किसने दिया था भाई, स्नेल ने, ये ला किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। उसके बाद अगला है विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल टू सी रियर व्यू, जो व्हीकल होता है ना, वाहन होते हैं, उसके अंदर पीछे जो एक दर्पण लगा होता है, मिरर लगा होता है, जो पीछे के देखने के काम आता है, वो होता है भाई कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद अगला है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज, जो फोकल लेंथ है ना कॉनकेव, अगर कहीं भी कॉनकेव आ जाए ना तो वो माइनस होता है भाई, और कॉन्वेक्स हो जाए तो प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लिख भी रखा होगा, देखो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, ऑलवेज नेगेटिव, हाँ बिल्कुल आंसर क्या हो गया, ऑलवेज नेगेटिव। उसके बाद अगला है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर है ना, सीधा प्लेन मिरर, उसके अंदर जो मैग्निफिकेशन होता है, एम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, +1, और +1 का मतलब होता है सेम साइज और इरेक्ट इमेज। उसके बाद अगला है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, या ये भी बोल सकते हैं आर बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सॉरी एफ फोकल लेंथ, यहां पर देखो 2r नहीं, ये नहीं होता, r/2 बिल्कुल ये होता भाई, रेडियस का आधा, फोकल लेंथ क्या होता भाई, रेडियस जितनी दे रखी हो उसका, भाई ये इसमें ऑप्शन यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, ध्यान से देखना, ये जो ऑप्शन है ना ये नहीं आएगा, ऑप्शन आएगा बी,
एफ बराबर क्या होता है, आर बटे 2। कई बार गलती हो जाती है बनाते बनाते टाइम। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आर बटे 2। उसके बाद अगला है व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कौन सा भाई बताया था, इसको हमें अगर ऐसे आ जाए तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरह से लिखा है तो ये इस तरह से भी आ सकता है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। भाई छोटे छोटे अक्षर देखने हैं अपने डिक्शनरी में, तो वो कौन सा जो है लेंस प्रयोग करोगे, तो हम करेंगे भाई कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, जिसका फोकल लेंथ कम होगी वो उतने ही ज्यादा मोटे अक्षर दिखाएगा। उसके बाद अगला है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो एफ पर रखा है, किसमें, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। भाई कॉनकेव मिरर है, ये है क्या है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इस तरह का। और यहां पर एफ और सी यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी भाई, इन्फिनिटी पर। कहां बनेगी, एफ पर, इन्फिनिटी पर बनेगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, इन्फिनिटी। उसके बाद अगला है द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन एम ऑफ लेंस। लेंस का जो होता है वो एम का फॉर्मूला क्या हुआ, v/u। और अगर मिरर का क्या आ जाए, मिरर आ जाए तो यहां माइनस कर दो, क्या कर दो, ये वाला। अगर मिरर आ जाए तो ये करना है, और लेंस आ जाए तो ये करना है। अगला है ह्यूमन आई वाला, स्टार ट्विंकल ड्यू टू विच फिनोमेना ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे ये लगभग क्वेश्चन जरूर आते हैं। स्टार जो तारे हैं वो किसके कारण चमचमाते हैं, सॉरी भाई ये गलत है, रिफ्रैक्शन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण है भाई, ऑप्शन हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ड्यू टू विच फिनोमेना ऑफ लाइट। जो कोई भी तारा चमचमाता है ना वो रिफ्रैक्शन के कारण चमचमाता है, रिफ्लेक्शन के कारण नहीं। तो ये आंसर गलत है भाई, ये आंसर आएगा आपका। उसके बाद अगला है पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। जो पार्ट ऑफ आई है वो लाइट को एंटर करती है ना, वो कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। कौन करता है भाई, आइरिस। सॉरी भाई ये भी आइरिस तो प्यूपल नहीं, ये भी आंसर गलत है भाई, प्यूपल करता है। कौन करता है, प्यूपल करता है। द पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, तो कौन करता है भाई, प्यूपल करता है। यहाँ पर कुछ आंसर गलत हो गए हैं तो इसको ध्यान से देख लेना है। उसके बाद अगला है, तो इसमें ये आइरिस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्यूपल आएगा। उसके बाद अगला है कलर ऑफ सन एट सनराइज इज ड्यू टू। जो हाँ ये भाई इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रेड दिखाई दिया सनराइज के समय या सनसेट के समय, कभी भी होगा वो स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। उसके बाद अगला है पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल। भाई पीपल की साइज को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। हाँ ये सही है। उसके बाद अगला है थिन मेम्ब्रेन। भाई पतली मेम्ब्रेन है, थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर द आई इज कॉल्ड एज। भाई थिन मेम्ब्रेन है, पतली सी मेम्ब्रेन है, थ्रू विच लाइट एंटर, जहां से लाइट एंटर करती है उसे क्या कहते हैं। देखो ये आंख होती है ना, आंख इस तरह से ये एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, इसको कॉर्निया बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, कॉर्निया। उसके बाद अगला है इन हाइपरमेट्रोपिया ए पर्सन इज नॉट एबल टू। देखो एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो नजदीक नियर बाय ऑब्जेक्ट है ना वो उसको दिखाई नहीं देंगे, और मायोपिया में फार अवे जो दूर है वो दिखाई नहीं देंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ये। उसका अगला है एट द टाइम ऑफ सनराइज। ये भी बता दे भाई, सनराइज हो या सनसेट हो, उसके अंदर जो रेड कलर है ना वो स्कैटरिंग के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसके बाद अगला है द कलर ऑफ और मिल्की कंडीशन। क्लाउडनेस है भाई, क्लाउडनेस मानी बादलों जैसा। वो क्रिस्टल लेंस जो आंख है उसके ऊपर आपने देखा होगा किसी आंख जो सफेद हो जाती है उसको बोलते हैं भाई कैटरैक्ट। उसके बाद अगला है ए पर्सन हु इज एनेबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट कलर। अगर कोई कलर समझ में ना आए ना तो उसको बोलते हैं भाई कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद अगला है एट द टाइम ऑफ सनराइज। ये फिर दोबारा आ गया भाई, नहीं ये तो अलग है भाई। एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट,
सूर्य उदय हो रहा है या छिप रहा है। द काज ऑफ रेडनिंग द सन इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ विच रेज, किस रेज के स्कैटर होने के कारण दिखाई देता है। तो वो ब्लू रेज जो होती है ना, ब्लू नीले रंग की जो किरणें होती हैं वो स्कैटर हो जाती हैं। हमारी आंखों तक केवल कौन सी पहुंच पाती है, रेड कलर पहुंच पाती है, ये स्कैटर नहीं होती, केवल ब्लू। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है इन मायोपिया ए पर्सन कैन नॉट, बताया था भाई, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तु है ना वो मायोपिया में दिखाई नहीं देती, नजदीक की दिखाई देती हैं, नियर बाय तो दिखाई देती हैं लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं दिखाई देती। उसके बाद अगला है द मेन रीजन बिहाइंड द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनराइज। तो ये भी भाई किसके कारण है, रिफ्रैक्शन। देखो रेडनेस जो है वो किसके कारण दिखाई देती है, स्कैटरिंग के कारण। लेकिन आपने देखा होगा जब सुबह सुबह सूरज दिखाई भी नहीं देता लेकिन प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार शाम को सूरज छिपने के बाद भी हमें प्रकाश दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन के कारण। उसके बाद अगला है द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू, ब्लू कलर क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। उसके बाद है कलर ऑफ द सन एट सनराइज, ये भाई स्कैटरिंग, ये दोबारा आ गया। उसके बाद अगला है द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, जो मानव की आंख है वो इमेज कहाँ बनाती है, रेटिना के ऊपर। उसके बाद अगला है आई लेंस फॉर्म विच टाइप ऑफ इमेज, भाई आई लेंस है ना वो रेटिना के ऊपर इमेज बनाता है, वो कैसे बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद अगला है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आईलेट्स, दिस इज ड्यू टू, भाई क्या कर रहा है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस। मान लो कोई भी एक व्यक्ति है और उसके सामने वस्तुएं रखी हैं, मान लो इसको एक नज़दीक रखिए, एक दूर रखिए और दूर रखिए, ऐसे देखता जाएगा तो वो किसके कारण देखता है, उसकी आंख एडजस्ट करती है फोकस लेंथ को, और जो आंख फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 200 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो पावर कितनी होगी भाई, 50 वोट। उसके बाद अगला है इफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज डबल कीपिंग द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, भाई क्या कर रहा है कि लेंथ है कॉपर वायर की वो तो हमने डबल कर दी, पहले मान लो इतनी थी तो अब ये डबल कर दी, और क्रॉस सेक्शन मतलब इसकी मोटाई सेम रखी, तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी। देखो कोई भी अगर मटेरियल नहीं बदलता ना, ध्यान रखना मटेरियल चेंज नहीं हो रहा ना तो रजिस्टिविटी सेम रहती है। यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं है कि क्रॉस सेक्शन को अलग किया है या लेंथ को अलग किया है, रजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, रिमेन सेम, एक समान रहेगी रजिस्टिविटी। हाँ रजिस्टेंस अलग होता है, रजिस्टेंस चेंज होता है, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, ध्यान रखना रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। अगला है इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर डबल लेंथ रिमेन सेम, वही है रजिस्टिविटी पूछा है तो भी क्या आ जाएगा भाई, रिमेन सेम। अगला है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 किलोवाट 1 आवर, तो वो किसके बराबर होते हैं भाई, वो उसको हम क्या कह सकते हैं, 3 पॉइंट क्या हो सकता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड भी बोल सकते हैं, या 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी बोलते हैं। वाट सेकेंड जो होता है ना वो जूल ही होता है, तो ये दोनों आएगा भाई इसका आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है वो बताना है, तो वो है भाई P बराबर I²/R, ये नहीं होता, बाकी सारे जो होते हैं ना वो पावर के फॉर्मूले होते हैं, ये पावर के फॉर्मूले लेकिन ये नहीं है, तो रिप्रेजेंट नोट वाला बताना था, आंसर ये आ गया। उसके बाद अगला है द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर डिपेंड ऑन, रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना रजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई, बिल्कुल, क्रॉस सेक्शन पर भी करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ अबव। उसके बाद अगला है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, तो वोल्ट मीटर होता है ना वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, और जो ए मीटर लगाया जाता है वो सीरीज में लगाया जाता है। अगला है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सेम, रेजिस्टेंस तो सेम है, मेटल सेम मेटल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, तो वही बात है भाई, रेजिस्टेंस सेम होगा
तो वो लेंथ ऑफ कंडक्टर लेंथ भी सेम रहेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेगा, नेचर ऑफ मटेरियल भी सेम रहेगा, तो वो रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। देखो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला जो था ना, ऐसा भी, यानी कि ये जो फॉर्मूले ना उनमें से कोई ना हो तो वो तो क्या है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे ये तो है, ये भी है, ये भी है, तो ध्यान रखना पावर के फॉर्मूले याद कर लेना। पावर के फॉर्मूले यहां से लिख भी सकते हो, एक तो फॉर्मूला ये है, एक ये है, एक ये है, लेकिन ये नहीं है। और भी पावर के फॉर्मूले वो देखो यहां पर है, देखते हैं और क्या क्या है। देखो ये तो बताया ही था, लेकिन ये नहीं है, ये किसका है, हीट का है। उसके बाद ये है, देखो ये भी है, और एक ये भी है अलग से भाई, V इंटू क्यू अपॉन टी। तो अगर ये तो है तो ठीक है, बाकी नहीं है। तो आपका हीट का फॉर्मूला है ये, पावर का नहीं है, क्योंकि टाइम से डिवाइड कर देते हैं ना, इनटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हीट होता है भाई। उसके बाद अगला है एसआई यूनिट ऑफ करंट, यूनिट की क्या है एसआई यूनिट करंट की, एम्पियर। उसके बाद इसमें अगला है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। इसको हम ऐसे निशान से भी दिखाते हैं। उसके बाद वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड। भाई क्या है, वर्क डन, कोई भी काम कर रहे हैं, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, तो उसको बोलते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट भी बोलते हैं ना, जैसे वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, वी से। अगला कुलाम्ब इज ऐसा यूनिट, कुलाम्ब किसकी है भाई, चार्ज की यूनिट क्या है, कुलाम्ब। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर बताया था भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कौन बनाए रखता है, वोल्ट मीटर, या उसकी जांच करता है या वो नापता है। अगला है मैग्नेट, 13 का पार्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मोटर वाला पार्ट है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट होता है मतलब उसमें करंट पैदा हो रहा है, देसी भाषा में आप बात करो तो वो कौन सा है भाई, कौन सा रूल बताता है आपको, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन बताएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इंड्यूस्ड करंट आ जाए तो उसको बोलते हैं भाई, किससे होगा, राइट हैंड रूल, और फोर्स ऑफ डायरेक्शन पूछी है तो लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद अगला है खालिस्तान ब्लैंक्स शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फिनोमिना। तो मैग्नेटिज्म और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक दूसरे से रिलेट है, ये किसने बताया था भाई, ओर्स्टेड ने बताया था। उसके बाद अगला है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस आर गिवन बाय। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो आजकल चूल्हे आते हैं, इंडक्शन चूल्हा, और इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पदार्थों को तोड़ना। ये जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। उसके बाद अगला है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड। भाई देख, लॉन्ग सोलेनोइड क्या होता है, मान लो एक ट्यूब है और उसके चारों तरफ इस प्रकार, ये इसको बोलते हैं ऐसे सोलेनोइड होती है भाई। और ये क्या वाला, इनसाइड द सोलेनोइड, उसके अंदर करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, देखो यहां से आके तो ऐसे इस तरह से जाएगा, लेकिन बीच में ये पैरेलल होता है, एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है भाई। उसके बाद अगला है द डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो भाई जिससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जाता है वो क्या होता है, जनरेटर। क्या होता है, जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद अगला है विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट टू प्रिवेंट फॉर ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। तो भाई सेफ्टी डिवाइस कौन सी होती है, फ्यूज या अर्थ वायर। तो अगर अर्थ वायर आ जाता तो हम उसको भी लिखते, तो यहाँ पर केवल फ्यूज है, फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस होती है भाई। उसके बाद अगला है द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ। जो फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो क्या होती है भाई, इंड्यूस्ड करंट, उसे क्या किया जाता है, करंट पैदा किया जाता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन इन कोयल एंड मैग्नेट। भाई कोयल को एक मैग्नेटिक फील्ड में जब मोशन करवाया जाता है, घुमाया जाता है, तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से। जब मैग्नेट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है उसके वो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके बाद है इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या कन्वर्ट करता है,
देखो बोलते बोलते काफ़ी देर हो गया भाई, गला थक चुका है बहुत ज़्यादा, फिर भी आपके लिए ज़रूरी है ये। अगला है भाई, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। उसके बाद अगला है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज यूज्ड एज, भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ना वो किसके रूप में किया जाता है, सेफ्टी डिवाइस के रूप में। उसके बाद अगला है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक मोटर किसको कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोलर एनर्जी है ना वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, बाकी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, हाइड्रो पावर है, थर्मल पावर है, आदि आदि। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर स्पेस प्रोब यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, भाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना वो, जैसे कि भाई सैटेलाइट क्या होते हैं, पृथ्वी की कक्षा से बाहर पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहते हैं, उसके अंदर कौन सी एनर्जी लगाई जाती है, देखा होगा कई बार ऐसे सैटेलाइट होती है उसके अंदर प्लेट लगी होती हैं और वो सोलर प्लेट होती हैं, तो सोलर एनर्जी का प्रयोग करके सैटेलाइट अपना काम करते हैं। तो किसमें आंसर क्या आ जाएगा, सोलर एनर्जी। उसके बाद अगला है इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस द टोटल एनर्जी, भाई एनर्जी है ना, एनर्जी का एक रूल है, एनर्जी को न तो बढ़ाया जा सकता न ही खत्म किया जा सकता, नाइदर वी क्रिएट नोर वी डिस्ट्रॉय द एनर्जी, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल, एनर्जी तो उसकी उतनी ही रहेगी। उसके बाद अगला है व्हेन ए प्लेट, जब कोई एक प्लेट है भाई इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, वो हाइट से गिराई नीचे, एट द टाइम इट हिट, भाई जब जैसे ही वो ऊपर से गिराई और जैसे ही वो नीचे टकराई ग्राउंड से, तो जब मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट, जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है ना, हिस्सा है, देखो इसके अंदर दो एनर्जी हैं, प्लेट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है और जब ये नीचे आती है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, तो इसका कौन सा ज़्यादा काम कर रहा है, पोटेंशियल वाला या काइनेटिक वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो आंसर हो गया काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद अगला है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल, भाई एक कैंडल है, मोमबत्ती है, जल रही है, वो क्या हो रही है, मोमबत्ती है इस तरह से जल रही है, तो द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू, तो जो केमिकल एनर्जी है ना वो किस में चेंज हो रही है, देखो यहाँ पर मोमबत्ती जलती है तो लाइट भी आती है भाई, लाइट मानी प्रकाश भी दिखाई देता है हमें, और जब इसके पास जाते हैं तो इसमें हीट भी आती है, तो दोनों एनर्जी में चेंज हो रही है ना ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, हीट एनर्जी भी और लाइट एनर्जी भी। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी, बायोमास का मतलब था जो जैविक पदार्थों से लिया है, तो देखो वुड लकड़ी भी क्या है, पेड़ से लिया गया था, गोबर गैस भी घास फूस से लिया जाता है, गोबर से बनाया जाता है जो घास फूस से पैदा होता है, कोल मतलब कोयला भी किसी बना है, लकड़ी से बना है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी है ना वो क्या है, बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। देखो बेटा इसमें आंसर यहाँ पे क्या है, गलत बता रखे बताया ना, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो ये ध्यान से देखना, कुछ कुछ गलत हो जाते हैं, लिखते टाइम कई बार ध्यान नहीं होता। आप पीडीएफ में भी अगर पीडीएफ ली है तो किसी ने, तो उसमें भी जाके इसको करेक्शन को ठीक कर लेना, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई करेक्शन हो तो मैं ठीक कर दूँ उसको। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड मैक्सिमम इन बायोमास, बायोगैस, बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है भाई, मीथेन, या सीएनजी के अंदर भी मीथेन पाई जाती है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी, तो ये भी दोबारा आ गया भाई, ये कौन सा, ये देखो यहाँ पर ठीक कर रखा है, न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद अगला है चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अर्थ फ्रॉम रेज, जो ओजोन लेयर है ना वो किससे बचाती है भाई, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। उसके बाद अगला है, या इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो यूवी रेज भी बोलते हैं भाई, यूवी रेज। उसके बाद अगला है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए ग्रुप ओनली बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो जीवों के द्वारा डिग्रेड किया जाता है, डिग्रेड का मतलब उसको तोड़ा जाता है, तो देखो प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक आ गया तो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है,
तो ये तो पहला ही गलत हो गया। ग्रास बिल्कुल है भाई, प्लास्टिक, इसमें भी प्लास्टिक आ गया। वुड ये भी है, ग्रास हाँ, बनाना पील हाँ, ये सारा बायोडिग्रेडेबल है। देखो इसमें क्या आ गया, लेदर, ग्लास, ग्लास जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला बताना भाई। एल्यूमिनियम बिल्कुल है, प्लास्टिक है, लीव नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद अगला है प्लास्टिक, ग्रास, लीव। देखो इसमें ग्रास भी आ गया, लीव, ये बायोडिग्रेडेबल है, हमने कौन सा बताना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल बताना है। तो इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, बायो, ये भी नहीं होगा आंसर। तो क्या हो जाएगा अगला, एल्यूमिनियम कैन। एल्यूमिनियम कैन का मतलब होता है एल्यूमिनियम का डब्बा जिसे बोलते हो। प्लास्टिक, ग्लास, हाँ ये आपका आंसर है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बाकी में क्या है, बायोडिग्रेडेबल के पदार्थ है। अगला है द ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस इनटू सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मिक्स देम इन द सोइल आर। तो वो कौन से होते हैं भाई, डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ करके मिट्टी में बदल देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, उनको बोलते हैं डिकम्पोजर, जैसे सुना होगा बैक्टीरिया आदि वगैरह। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक। भाई इसमें एबायोटिक नहीं है, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है जीव और जैविक पदार्थ, और एबायोटिक होता है निर्जीव पदार्थ। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो एयर क्या है, ये तो एबायोटिक है भाई, नहीं है ना। ये रेन भी है, हीट भी है। बायोटिक हाँ, ये प्लांट जो है ना वो बायोटिक है, एबायोटिक नहीं है, ध्यान रखना। एबायोटिक बताना था, एबायोटिक क्या है, प्लांट है। ये कौन सा है, बायोटिक है, एबायोटिक नहीं है। उसके बाद अगला है डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू। भाई ओजोन है ना, हमारी पृथ्वी है, वायुमंडल है ना, इसके चारों तरफ एक ओजोन लेयर है और इसका डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन माने इसकी गुणवत्ता या इसकी मात्रा कम होती जा रही है। वो किसके कारण हो रही है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड के कारण। किसके कारण, क्लोरोफ्लोरो, इसको हम CFC भी बोलते हैं भाई, क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स के कारण ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग CFC यूज्ड। जो CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किस में इस्तेमाल की जाती है, रेफ्रिजरेटर, जो आपके घर में फ्रिज होता है ना, आजकल तो इस्तेमाल कम होना शुरू हो गया है क्योंकि ये खतरनाक है, इसलिए सरकारों ने इसको मना कर रखा है, फिर भी कुछ लोग डालते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का यंत्र है, उसके अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाली जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ A एंड B। उसके बाद अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा भाई, फर्स्ट पे तो कौन सा आ जाएगा, प्लांट, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। उसके बाद उसको खाने वाले को बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, और उसके बाद कौन से आगे, थर्ड कंज्यूमर, यानी कि प्लांट को खाएगा हिरण, हिरण को खाएगा शेर। शेर जो है ना वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आता है और इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर ये है और सेकेंडरी ये है, इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल प्राकृतिक इकोसिस्टम कौन सा नहीं, देखो जंगल तो है, पौंड तालाब भी है, लेक झीलें ये भी है, लेकिन क्रॉप फील्ड, फसल जो है ना इंसान ने बनाई है, खेत बनाया, तो ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। उसके बाद अगला है द मेन काज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो किसके कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। उसके बाद अगला है द हर्बीवर्स केम एट द ट्रॉपिक लेवल। इसमें लेवल आएगा भाई, लेवल, तो हर्बीवर आते हैं वो किस पे आते हैं भाई, फर्स्ट पे नहीं आएंगे, वो किस पे आएंगे, सेकंड पे आएंगे। तो ये भी गलत हुआ है, सेकंड पे आएगा फोर्स हर्बीवर्स, है ना। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड चेन। फूड चेन कौन कौन बनाएगा भाई, देखते हैं। ग्रास, वीट। भाई फूड चेन क्या आता है, एक से दूसरे में एनर्जी जाना या फूड का ग्रहण करना, टेक फूड। तो ग्रास को वीट टेक करेगा, यानी कि घास को गेहूं खाएगा, बिल्कुल नहीं खा सकता। ग्रास को बकरी खाएगी और बकरी को हुमन, बिल्कुल। बकरियों को आजकल आदमी खाते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो ये जो है ना फूड चेन बनाएंगे। बाकी जैसे गोट है, बकरी को गाय खाएगी, ये भी नहीं हो सकता। घास को फिश खाएगी,
फिश को बकरी खाएगी, ये नहीं हो सकता। घास को फिश खाती है लेकिन फिश को बकरी नहीं खाती। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर है इसका, द कैनाल इरिगेशन सिस्टम इन हिमाचल। जो नहरी प्रणाली है ना, जिसे सिंचाई की जाती है हिमाचल में, उसको कुलय कहते हैं भाई। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा नहीं है? वाटर ये तो है, सोयल मिट्टी भी है, इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल नहीं है, ये मानव के द्वारा बनाई, एयर भी है। तो आपका आंसर क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गेट लिस्ट रेनफॉल। भाई सबसे कम वर्षा किस में होती है? राजस्थान में। उसके बाद खादिन आर कॉमन इन। खादिन किस में पाई जाती है? भाई राजस्थान में। किस में पाई जाती हैं? खादिन। उसके बाद है विच इज वेयर इज कोलिफॉर्म फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। जो कोलिफॉर्म एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है। उसके बाद अगला है हाउ मच लैंड एरिया ऑफ इंडिया आर शुड बी कन्वर्टेड विद फॉरेस्ट। जंगलों से कितना एरिया कवर किया हुआ है भाई? तो 33% में जंगल पाए जाते हैं भारत के अंदर। तो इस प्रकार ये आपके ऑप्शनल टाइप आंशिक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के हो गए हैं। हिंदी में आगे करवाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आती रहेंगी डेली। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत मेहनत लगी है भाई, बहुत थक चुका हूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दो और लाइक कर दो भाई, जल्दी से जल्दी।